हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आप लोगों को यानी अगले वीडियो में पिछले मैंने एक चीज़ समझाया था कि 11th क्लास में जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में दो तरह के मैप आते हैं। एक मैप जो होता है इसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैप पढ़ते हैं और दूसरा जो आता है वो इंडियन ज्योग्राफी के आता है। इसलिए हमने कल आपके एक मैप के बारे में समझाया और वह वर्ल्ड ज्योग्राफी में 6 मैप हमने समझाया था जो आपको आता है। ठीक है, 6 मैप पता है, जिसमें से हमने कहा था कि 7 जो होता है आपका क्वेश्चन आएगा और उसमें से 5 क्वेश्चन जो है आपको करने होते हैं। ठीक दोस्तों, आज मैं उसी तरह से आपका इसका सेकंड पार्ट कहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस मिड टर्म में कौन कौन से मैप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं आज इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर एक मैप का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जहां यहाँ पर भी टोटल आपको 7 क्वेश्चन आता है लेकिन आपको 5 करना होगा। इस प्रकार आपके एग्जाम में टोटल 10 नंबर का मैप बन जाते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि हम इंडियन में सेकंड में जो पढ़ने जाते हैं उसमें क्या क्या आता है। अब आपको सेकंड बुक जो है इंडियन ज्योग्राफी है, उस सेकंड बुक के इंडियन ज्योग्राफी में आपको 3 चैप्टर इस बार आ रहा है। पहला एक पृथ्वी आकृति वाला चैप्टर आ रहा है, दूसरा आपका पूरा का पूरा भू संरचना वाला आ रहा है और तीसरा जो चैप्टर है वो अपवाह तंत्र आ रहा है। इसमें पहला चैप्टर से तो क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन दूसरे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। यानी भारत का भौतिक डिवीजन कैसे हुआ है, भौतिक विभाजन कैसे हुआ है, कैसे हिमालय ऊपर में बना है, कैसे मध्यवर्ती मैदान है, कैसे दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सब के बारे में आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना होता है। और सेकंड बुक थर्ड चैप्टर में जो है वो भारत के नदियों के बारे में पढ़ना होता है कि कैसे हमारे हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय नदी कहलाती हैं और साथ ही साथ एक दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदियां भी होती हैं जो कई प्रकार की कई तरह की नदियां उसमें होती हैं, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ठीक है, इस तरह की होती है। तो यहाँ से भी मैप आता है। तो दोस्तों चलो आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से मैप कहाँ से आता है। अब हम जब सेकंड बुक का दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं भारत का भौतिक विभाजन, तो उसमें हम पढ़ते हैं अरावली, हम पढ़ते हैं वहां पे विंध्य पर्वत, काराकोरम। इससे एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है। सबसे तो पहले ये समझिएगा कि आपका जो ये क्वेश्चन होता है वो आता कैसे है। तो देखिए मैप जो आपका होता है, मान लीजिए इस टाइप का आपका ब्लैक मैप रहेगा और इस मैप में उसके बाद आपके पेपर में क्या होता है कि लिखा रहता है, 7 गो टॉपिक होता है, ABCDEF करके ऐसे लिखा रहेगा। और इसमें आपको ये पहला दिया रहेगा कि पश्चिमी घाट, और ऊपर आपको नोट करके बताया जाएगा कि नीचे दिए गए बिंदुओं को उस पर अंकित करें। और अब आप ब्लैक मैप पर करिएगा। इसको भी मैं एक दिन ला करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे लिखे हुए चीजों को प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ तक कि पिछली बार 2024 और 25 के मिड टर्म के पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अब आपको पहले तो याद करना पड़ेगा कि हमारे देश में कहां पर अरावली है। तो राजस्थान में ये हमारा अरावली पर्वत पड़ता है। और जब आपको ब्लैक मैप रहेगा तो यहाँ पे आप इसको दिखाइएगा, ये अरावली यहाँ दिखा करके अरावली लिख दीजिएगा। इतनी सी आपको मैप पर प्रैक्टिस करना है, जो ब्लैक मैप जो होगा खाली वाला होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछेगा काराकोरम, यानी ये हमारी एक रेंज है, कई सारे रेंज है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। इसमें से पूछा जाता है कि काराकोरम कहाँ है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल ये दिखाना होगा
कि यहाँ पे काराकोरम में दोस्तों 100% आने की संभावना रहती है। जैसे पिछली बार ये पश्चिमी घाट के बारे में पूछा हुआ था, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट अरावली और काराकोरम इनमें से पढ़िएगा होगा। इसके बाद पूछा जाता है कि विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है, 2 हो गया। उसके बाद प्रमुख पर्वत श्रेणियों से क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ दिखाएंगे कि ये हमारा विंध्य पर्वत स्थित है। उसके बाद विंध्य पर्वत के नीचे सतपुड़ा रेंज बताता है कि सतपुड़ा रेंज कहाँ है, ये बीच में है। इसी विंध्य और सतपुड़ा के बीच से एक नदी गुजरती है जिसे हम नर्मदा कहते हैं। उसके बाद या तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पूछेगा, कोई एक पूछेगा कि पश्चिमी घाट को दर्शाइए, तो आप यहां से लेकर के यहां तक एक मैप में संरचना दे देंगे और इसी को यहाँ ऐसे आकार बना करके, जैसे मान लीजिए कि ये हमने मैप बनाया ब्लैक, यहाँ पर आप ऐसे दिखाइएगा, ये आपको पश्चिमी घाट हो जाएगा और इधर वाला जो पूरब की तरफ होगा ऐसी संरचना, इसको हम पश्चिमी घाट इधर और इधर पूर्वी घाट के नाम से जानेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ही मेघालय में 3 रेंज हैं, एक को हम गारी, दूसरे गारो, खासी और जयंतियां, 3 है जो यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको इसमें प्रमुख श्रेणियों में क्या याद करना है, प्रमुख पर्वत श्रेणी में 3 यहाँ याद करना है, जो मेघालय में स्थित है गारो, खासी, जयंतिया, जो यहाँ लद्दाख में स्थित है काराकोरम, राजस्थान में स्थित है अरावली, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत और सतपुड़ा है, और नीचे हमारा इस साइड में पश्चिमी घाट और इस साइड में पूर्वी घाट है। ये मान के चलो दोस्तों कि इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, इसकी कोई मतलब निश्चित नहीं है कि एक पूछेगा या 2 पूछेगा, एक तो निश्चित है, 2 की भी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है कि प्रमुख चोटियां, भारत की कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं जो हम में दिखाना होता है। अब पूछ देगा इसमें कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो आपको नंदा देवी पर्वत जो है यहाँ पर याद दिखाना पड़ेगा कि उत्तराखंड में यहाँ पर नंदा देवी पूछेगा। अलग ब्लैक मैप रहेगा, उसमें आपको दर्शाना होगा तो याद होगा। हम इसमें यहाँ पर 4-5 हम चोटी पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपको 100% पूछने की संभावना होगी। एक तो हमारा जम्मू कश्मीर में लद्दाख टाइप में नामचा बरुआ है, यहाँ पर एक नामचा बरुआ नागा पर्वत होता है। क्या होता है, नागा पर्वत है यहाँ पर। और ठीक अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या मिलता है, हमारा नामचा बरुआ मिलता है। 2 बात याद रखिएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो हिमालय हमारा चलता है, हिमालय का एक छोर नागा पर्वत कहलाता है, दूसरा छोर हमारा नामचा बरुआ कहलाता है। यहाँ भी हाईएस्ट पीक होती है, यहाँ भी हाईएस्ट, इस हाईएस्ट पीक को हम नागा पर्वत कहते हैं, इसको हम नामचा बरुआ कहते हैं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके पहले हमारे काराकोरम की सबसे एक ऊंची चोटी होती है जिसे हम K2 कहते हैं, जो भारत की या दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची चोटी में से आती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हमारा नंदा देवी भी एक चोटी है जो उत्तराखंड में है, और एक कंचनजंगा जो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, दूसरी कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम में है। ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुदी है, ये आपको पूछ सकता है कहाँ पर है, तो ये आपको केरला और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये हो गया चोटी, दूसरी चोटी ये हो गई, तीसरी चोटी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और 5वां ये, और ये 6ठा हो गया। टोटल आपको 6 चोटी में से एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आना है। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा ABCD के तौर पे, और सादा ब्लैक मैप होगा, उसमें आपको दिखाना होगा कि कौन सी चोटी कहाँ स्थित है। तो दूसरा चैप्टर ये हो गया दूसरा। तीसरा आपका मैप जो आता है वो दर्रे के रूप में पूछता है, जो पहाड़ों के बीच में जो दर्रे होते हैं वो पास पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, नीचे दिया रहेगा। जैसे एक दर्रा नाथुला दर्रा होता है जो हमारा सिक्किम में यहाँ पर स्थित है, तो आप सिक्किम में यहाँ लोकेशन पर याद रखिए, जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में है। उसी प्रकार से एक यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जो तिब्बत से बाहर निकलता है, उसको हम लोग सिपकिला दर्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोग सिपकिला दर्रा कहते हैं। सिपकिला दर्रा जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में
स्थित है, जो तिब्बत से आगे निकलता है। इसी प्रकार से दो तो इधर हो गया नाथुला और ये। अब आता है पश्चिमी घाट पर 3 दर्रे हैं। एक को हम लोग जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर पड़ता है, इसको हम लोग थाल घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? थाल घाट कहते हैं। एक तो ये भी पूछ सकता है। या उसके नीचे जो केवल और केवल महाराष्ट्र में है यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे? हम इसे भोर घाट कहते हैं। भोर घाट कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से सबसे नीचे यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के बीच में एक बॉर्डर पे यहाँ पे पाया जाता है। इसको हम लोग जैसे थाल घाट, भोर घाट और इसे हम बाल घाट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पश्चिमी तट पर 3 दर्रे हैं, जो एक दो है थाल घाट, भोर घाट और बाल घाट। और ऊपर में हमें 2 याद रखना है। कहाँ पर? सिक्किम में नाथुला दर्रा और हिमाचल प्रदेश में आपका शिपकिला दर्रा। इसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी एक यहाँ पे पास होता है, जो डायरेक्टली इसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं। और लक्षद्वीप भी हमारा यहाँ पर पाया जाता है। जो ये भी मैप पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अरब सागर में पाया जाता है। जबकि अंडमान निकोबार भी पूछ देता है कि कहाँ है, तो आप इसे बताइएगा कि यह बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अंडमान निकोबार अवस्थित करिए, कहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो आपको सीधा सीधी दर्शाना होगा कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? अंडमान निकोबार है। इधर हमारा लक्षद्वीप है। आगे वाला मैप आपको देखिए कितना आसान बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे भारत में हम लोग बता रहा था कि भारत पठार के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3-4 पठार पूछे जाते हैं। इसको तो सभी लोग जानते हैं, पढ़ाते समय जब आप सेकंड बुक पढ़ रहे होते हैं और दूसरे चैप्टर की दक्कन का पठार, ये पूरा का पूरा ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो कई राज्यों में फैला हुआ है। अब यही आपका पूछ देगा कि दक्कन का पठार कहाँ है, तो खाली मैप में आपको ये दिखाना होगा। ये पीले कलर का जो मैप है, ये जो है ये आपको मालवा का पठार है, जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में फैला हुआ है। उसके बाद झारखंड में एक पठार फैला हुआ है, जिसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। 3 मैप में तो आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा 3 गो यहाँ पर मेघालय के पठार में भी है, जिसको हम मेघालय का पठार कहते हैं। जो लाइन से यहाँ पर ये है, यहीं पर मेघालय का पठार है। तो दोस्तों भारत में पठार अगर पूछता है कि ये पठार कहाँ है, तो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर ABCD करके नाम दिया रहेगा, और उस नाम को आपके भारत के खाली मैप पर लोकेशन बताना होगा कि कहाँ है। तो आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा मेघालय ये है तो मेघालय में है। अच्छा झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, तो ये तो एरिया झारखंड का है, तो यहीं पर होगा। अच्छा मेघालय का पठार ये तो मध्य प्रदेश और झारखंड में है, तो यहाँ पर होगा। और बाकी यहाँ पर मध्य प्रदेश के नीचे और यहाँ पर तेलंगाना वगैरह सब मिलाकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में और कुछ कर्नाटक में एक होता है, जिसको हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। तो अगर दोस्तों ये आता है मैप, तो आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको एक मैप यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा आता है भारत का तट पूछता है, कोस्टल एरिया के बारे में पूछता है कि कौन सा इलाका कहाँ पे है। अभी हमने पीछे कहा था, लेकिन पश्चिमी तट और पूर्वी तट 2 तट हमारे होते हैं। इधर वाले एरिया को हम लोग पश्चिमी तट बोलते हैं और इधर वाले एरिया को हम लोग पूर्वी तट बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, पूर्वी जो तट होता है ना, जो पूर्वी तट होता है, मैं इसे आपको 1 मिनट में समझाता हूं। पूर्वी जो तट होता है ये 2 हिस्सों में बटा होता है। देखिएगा आप यहाँ पर, यहाँ से लेकर के जो आपका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार या इसी को कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है। जो एक आपको पूछ देगा एग्जाम हॉल में, क्या पूछेगा कि उत्तरी सरकार कहाँ है, तो आपको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को आपको दिखाना होगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे एक और मैप आता है, जो यहाँ से लेकर के आपको, आप देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु का पूरा इलाका नीचे तक है। इस तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरोमंडल तट। तो भैया पूर्वी तट पर कितने तट हो गए? 2 हो गए। एक को हम लोग
क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहेंगे और दूसरे को कोरोमंडल तट कहेंगे। इस प्रकार पूर्वी तट पे दो हिस्सा पूछ सकता है। अब आता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में एक इलाका यहाँ से पूछता है, गुजरात से पूरा लेते हुए यहाँ पे महाराष्ट्र तक हम बांटते हैं। दूसरा हम यहाँ पर नीचे वाले हिस्से को हम एक बांटते हैं मैप के आधार पे, और उसके बाद नीचे फिर एक और बांटते हैं। टोटल हम इसे 4 हिस्सों में करके बांट देते हैं पश्चिमी तट को, जिसमें से पहला आपको जो होता है, पहले वाले को हम लोग सौराष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सौराष्ट्र तट कहते हैं। दूसरे वाले को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, कोंकण तट, सॉरी क्या बोलते हैं, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। उसके बाद एक आता है बीच में कर्नाटक के नीचे गोवाला में, इसको हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। और सबसे नीचे जो केरला में होता है, इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मालाबार तट कहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि पश्चिमी तट में 4 तट हो गए, पहला सौराष्ट्र, दूसरा कोंकण, तीसरा कन्नड़ और चौथा मालाबार तट कहते हैं। तो ये दोनों ही अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नड़ तट कहाँ है, तो आप दिखाइएगा कि यहाँ पर कर्नाटक में ये स्थित है। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नदी के बारे में पूछा जाता है। तो आपको इसमें ज्यादा नहीं, आपको मैं बता दूं कि आप एक नदी इंडस नदी को याद रखिएगा, जो हमारा यहाँ पर सिंधु नदी जो हमारी है, ये सिंधु नदी को आपको क्या करना है, याद रखना है कि सिंधु नदी भारत से होते हुए यहाँ पर आकर के निकल जाती है। और आपको एक गंगा नदी के बारे में याद रखना है, जो जाके पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। गंगा नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको यहाँ पे नर्मदा नदी याद रखना है कि नर्मदा नदी है, और उसके बाद एक ताप्ती नदी को याद रखना है। गोदावरी नदी जो पूर्वी तट पे जाके गिर जाती है। कृष्णा नदी जो है, इसको प्रैक्टिस करना है, और कावेरी नदी को प्रैक्टिस करना। इससे ज्यादा नदियों में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद अब आता है फिर यही नदी का भी है, इसमें एक ब्रह्मपुत्रा नदी को आपको याद करना है, जो भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाते हैं, जो पश्चिम असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और ये तिब्बत से निकलते हुए आगे बढ़ जाती है। दामोदर नदी को याद रखिएगा, महानदी भी हमारी उड़ीसा में बहती है, जिसे हम उड़ीसा का महाशोक के नाम से जानते हैं। ये 2 चीजें, बाकी तो मैंने बताया कि सिंधु नदी ये हो जाती है, गंगा नदी को याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आता है कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन झीलें हैं। झील पूछा जाता है एक झील के बारे में। तो एक झील हमारा बुलर झील जो है, वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। सांभर जो झील है, ये राजस्थान में है, जो नमक वाली झील होती है। उड़ीसा में एक चिल्का झील है, जो आपको याद रखना है, उड़ीसा में चिल्का झील है। और कोलेरू झील जो है, वो आंध्र प्रदेश में है। कौन सा झील है ये, कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट जो झील है, वो आपको कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और पिछली बार तो ये बेम्बानंद पूछ भी चुका है कि ये केरल में एक झील है जिसका नाम बेम्बानंद है। इस प्रकार दोस्तों केरल में बेम्बानंद है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कोलेरू आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है, चिल्का उड़ीसा में पड़ता है, सांबर राजस्थान में, और बुलर झील कहाँ पड़ता है, तो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये आपको लोकेशन में आएगा, कोई एक झील का नाम देगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए स्टेट में कहाँ कहाँ है, वहां पे आप प्रैक्टिस करके अपना बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमारे कुछ खाड़ियां होती हैं, कुछ कच्छ होते हैं, कुछ जल डमरू होते हैं, जल स्टेट। एक हमारे यहाँ कच्छ का रण है, जिसको हम लोग कच्छ का रण गुजरात में यहाँ पे पढ़ते हैं, ये गुजरात में याद रखिएगा। जो हमारा कच्छ का रण है, और कच्छ की खाड़ी जो है, यहीं पर कच्छ की खाड़ी है। खाड़ी उसे कहते हैं जो 3 तरह से स्थल से गिरा हो, एक तरफ से सागर से गिरा हो। यहाँ भी एक खंभात की खाड़ी है, इसको हम लोग खंभात की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, खंभात की खाड़ी कहते हैं। और ये नीचे में जब जाइएगा, यहाँ पर 2-3 हो गई ना, एक कच्छ का रण हो गया, खंभात कच्छ की खाड़ी हो गई, खंभात की खाड़ी हो गई। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है यहाँ पर पाक स्ट्रीट आता है, जो यहाँ पर एक जल डमरू है, और एक मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु और
श्रीलंका के बीच में यहाँ पर स्थित है। इसी को हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं और यहाँ पर जो स्थित है इसे हम पाक जलडमरू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस बार आपके पेपर में यहीं तक आता है, इससे ज्यादा आगे नहीं आएगा। अगर कभी बाय द वे मान लीजिए कि पलट दिया, क्वेश्चन आगे बढ़ गया, तो एक पूछेगा कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप याद रखिएगा मानिसराम जो मेघालय में आता है। और सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कहाँ है, द्रास जो है वो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है। और सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र जो है राजस्थान के चोरू प्रदेश में आता है। सबसे कम बारिश जो होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो आपका राजस्थान का इधर जैसलमेर का इलाका है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। और सबसे अधिक तापमान का इलाका भी यहीं पर होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका लास्ट यहीं तक क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा मैप नहीं आएगा। टोटल मिलाकर के आपको 7 से 8 मैप याद करना है और इसी में से आपका 7 मैप में से 7 क्वेश्चन रहेगा और हो सकता है कि उसमें से कोई डबल भी कर दे और टोटल आपको 5 को सही करना रहता है। आप अभ्यास करिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। एक अगला वीडियो में 2-3 पेपरों को मिला करके आपको मैं बताऊंगा कि किस टाइप से पेपर में पूछा जाता है और कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपका ये काम कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।